बहुत स्वागत, सबको नमस्ते। आज थर्सडे है, ऑर्गेन डे है आज, और डेट है आज 8 है शायद ना। हाँ जी बॉस। 8 मई 2025। ओके, तो ऑर्गेनन में हम कौन से एफोरिज्म पे चल रहे हैं? 70 में है बॉस 70 होएगा। जी। ओके, 70। तो 70 के पहले कंटेंट में चलेंगे। जी 70 होएगा बेटा, 69 होएगा। 69 हमें भी लग रहा है बॉस। 69 हो गया था क्या? 69। जब उसका राम राम हाँ बेटा। 68 का वो पड़ा था है। आ, 69 हो गया था। हाँ अच्छा, 69 हो गया था। जी हाँ जी, फुटनोट भी हो गए 70 जी तक। ओके, अच्छा, फुटनोट 70 तक भी हो गए। ओके, गुड। और जी 70 एफोरिज्म चलेगा। तो हाँ 70 जी एफोरिज्म के कंटेंट में चलते हैं। कंटेंट है 26 पेज नंबर पे कि 70 में क्या बताना चाह रहे हैं नीमैन साहब। 70 एफोरिज्म में बताएंगे कि शॉर्ट समरी ऑफ द होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है, इसकी एक शॉर्ट समरी के रूप में हनीमैन साहब बताएंगे कि ओवरऑल ये होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन आखिरकार है क्या, और क्या ये इसमें होता है, क्या करते हैं। एक तरह से ये मान के चलिए कि ये 70 तक जो पिछला हमने पढ़ा है उसको ये एक समअप कर रहे हैं, है ना हाँ दीपशिखा? जी 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 बॉस हाँ, यही है। इसकी मॉडस ऑपरेंडी, इसके प्रिंसिपल एक थोड़ा सा समराइज कर रहे हैं। यहाँ से एक दूसरा पार्ट प्रैक्टिकल शुरू हो जाएगा फिर आगे, है ना? तो एक तरह बस से थ्योरेटिकल पार्ट ये लगभग यहाँ तक पूरा होने वाला है, और 72 से आगे शायद फिर ये फार्माकोलॉजी और वो फिर आगे प्रैक्टिकल पार्ट में चलेंगे। क्या कहना चाह रहे हैं दीपशिखा? हाँ बस हम कुछ नहीं, यही यही बताने वाले थे जो आप बोल रहे थे। ओके, अच्छा, चलो। तो शॉर्ट समरी में चलते हैं। तो शॉर्ट समरी में क्या कह रहे हैं कि एफोरिज्म नंबर 70, फ्रॉम what has been already adduced, we cannot fail to draw the following inferences. Adduced का मतलब होता है to give the reason why you think uh, uh, you think get it true. Adduced का मतलब एक तरह से ये है कि रीजन के साथ जो दिया गया है हाँ जी कि तुम इसको क्यों, इस सच्चाई को क्यों स्वीकार करो। हाँ जी हाँ, तो ये जो ऑलरेडी अब जो दिया जा चुका है सब कुछ पीछे, सबूत, फैक्ट्स बताया जा चुका है ऑलरेडी। तो कह रहे हैं वी कैन, जब हमें इतना कुछ पता चल गया, ये सच्चाई पता चल गई, तो कह रहे हैं कि वी कैन नॉट फेल टू ड्रा द फॉलोइंग इन्फ्लुएंसेस। तो अब हम, जब हमें एक बार सब कुछ पीछे पता चल गया कि कैसे नेचर में नियम चल रहे हैं, कैसे घटनाएं होती हैं, तो अब हम फेल नहीं होंगे इसमें कि हम एक निष्कर्ष निकाल लेंगे। अब हम, अब कुल मिलाकर हम एक निष्कर्ष पे पहुंच गए। अब हम निष्कर्ष निकालने में हम फेल नहीं होंगे। कौन कौन से निष्कर्ष? ये पॉइंट वाइज हैं, अलग अलग हेडिंग, अलग अलग पॉइंट वाइज समझ के चलना। पांच अलग अलग हेडिंग से है एक तरह से, तो 5 इन्फ्रेंसेज एक तरह से ये दे रहे हैं। तो पहला इन्फ्रेंस क्या है जिसको हम ड्रा कर सकते हैं? अब वो है कि दैट एवरीथिंग ऑफ ए रियली मॉर्बिड करेक्टर एंड विच ought to be cured that the physician can discover in diseases consists solely of the sufferings of the patient and the sensible alterations in his health, in a word, solely of the totality of the symptoms by means
of which the disease demands the medicine requisite for its relief. Whilst on the other hand, every internal cause attributed to it, every occult quality or imaginary material morphic principle is nothing but an idle dream. तो पहला तो इन्फ्रेंस ये निकाला, पहले तो हम एक इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि that everything of a really morbid character and which ought to be cured that the physician can discover in diseases consist solely of the sufferings of the patient. कि हर चीज, प्रत्येक चीज डॉक्टर श्रेय जो वास्तव में मॉर्बिड कैरेक्टर की है, जिसको क्योर करता है या कर सकता है हम एक फिजिशियन कैन डिस्कवर इन डिजीज, जो डिजीज में डिस्कवर करता है, जिसको क्योर करना है, वो कंसिस्ट करता है एकमात्र सफरिंग के रूप में पेशेंट की। एंड द सेंसिबल अल्टरेशंस इन द हेल्थ, कहने का मतलब है कि जो फिजिशियन जो क्योर कर सकता है किसी डिजीज में, जो वास्तव में मॉर्बिड कैरेक्टर है, जिसे क्योर करना है, वो एकमात्र बना होता है या सामने आता है पेशेंट के सफरिंग के मामले के रूप में और सेंसिबल अल्टरेशन के रूप में उसकी हेल्थ के, यानी कि साइन एंड सिम्टम्स के रूप में। कह रहे इन ए वर्ड, अगर एक शब्द में कहें तो सोलली ऑफ द टोटलिटी ऑफ द सिम्टम्स, तो एकमात्र ये टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स ही है जो जिसको हम लेकर के एक तो ये पता कर पाएंगे कि क्या मॉर्बिड चल रहा है, और एकमात्र ये टोटलिटी ही है जिसको हम क्योर करेंगे, जिसको हम ठीक करेंगे। इसके अलावा फिजिशियन को कुछ और हासिल नहीं होता, वो टोटलिटी पे काम करता है। बाय मीन्स ऑफ विच द डिजीज डिमांड्स द मेडिसिन रिक्विजाइट फॉर इट्स रिलीफ, और यही एक वो टोटलिटी है, यही टोटलिटी एकमात्र ऐसा जरिया है या एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा डिजीज डिमांड करता है कि यहाँ पे कौन सी मेडिसिन चाहिए। अगर आप टोटलिटी को अलग कर दें डिजीज की, तो फिर आपको ये पता ही नहीं चले कि हम यहाँ क्या करें, हम यहाँ क्या मेडिसिन दें। ये टोटलिटी है जो ये आपको उधर लेके जाती है कि यहाँ इस डिजीज में क्या डिमांड है, किस डिमांड की, किस मेडिसिन की डिमांड है यहाँ पर, है जी। Whilst on the other hand, every internal cause attributed to it, every occult quality or imaginary material morphic principle is nothing but an idle dream. और दूसरी तरफ हम ये निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जो इंटरनल कॉज है, जिसने ये बीमारी की हुई है, जिसने डिजीज पैदा किया हुआ है, एवरी अकल्ट क्वालिटी और इमेजिनरी मटेरियल, हर तरह की कोई भी अकल्ट क्वालिटी या कोई इमेजिन किया हुआ मटेरियल, मॉर्बिड प्रिंसिपल जो बताया एलोपैथिक वालों ने या दूसरों ने, वो कुछ और नहीं है, केवल एकमात्र बेकार का सपना है मटेरिया पिकेंस के रूप में, जो इन्होंने कहा। हाँ एनीमैन साहब कहना चाह रहे हैं कि जो मटेरिया पिकेंस को कहा गया है कि बीमारी का कारण, कॉज ऑफ डिजीज मटेरिया पिकेंस है, मटेरियल मॉर्बिफिक वो है सब्सटेंस है, ये एकमात्र आइडल ड्रीम है, ये नहीं है भाई, ये नहीं है, ये तो प्रोडक्ट ऑफ डिजीज है। और डिजीज तो एकमात्र टोटलिटी के रूप में, साइन एंड सिम्टम्स के सम टोटल के रूप में आपकी पकड़ में आ सकता है, ना कि इमेजिनरी मटेरियल मॉर्बिफिक प्रिंसिपल के माध्यम से। ये एक निष्कर्ष मिला, हेनीमैन साहब ने कहा। एक बात। दूसरी बात, सेकंड इन्फ्रेंस, ये दूसरा इन्फ्रेंस है, कह रहे हैं कि दैट दिस डिरेंजमेंट ऑफ द स्टेट ऑफ हेल्थ विच वी टर्म डिजीज कैन ओनली बी कन्वर्टेड इनटू हेल्थ बाय अनदर रिवोल्यूशन affected in the state of health by means of medicines whose sole curative power consequently
can only consist in altering man's state of health. That is to say, in a peculiar excitation of morbid symptoms, and is learned with most distinctness and purity by testing them on the healthy body. दूसरा निष्कर्ष ये निकला है कि that this derangement of the state of health, ये जो state of health में जो derangement होता है, which we term disease, जिसको हम disease कहते हैं, derangement of state of health को, कह रहे can only be converted into health by another revolution affected in the state of health by means of medicine. यानी साहब कह रहे हैं केवल और केवल ये जो डिरेंजमेंट ऑफ स्टेट ऑफ हेल्थ आया था डिजीज के रूप में डॉक्टर श्रे, इसको कन्वर्ट किया जा सकता है हेल्थ में केवल दूसरा रिवॉल्यूशन पैदा करके, दूसरी एक क्रांति पैदा करके स्टेट ऑफ हेल्थ में मेडिसिन के माध्यम से। आगे कह रहे हैं हुज सोल क्यूरेटिव पावर कंसिक्वेंटली कैन ओनली कंसिस्ट इन अल्टरिंग मैन्स स्टेट ऑफ हेल्थ, उस मेडिसिन के माध्यम से रिवॉल्यूशन पैदा करके जिसकी एकमात्र क्यूरेटिव पावर कंसिक्वेंटली, वो मतलब वही क्यूरेटिव पावर यहां दे सकती है या उसी में क्यूरेटिव पावर हो सकती है जो इसमें अल्टरिंग मैन्स स्टेट ऑफ हेल्थ की क्षमता हो। जो मेडिसिन किसी मैन की स्टेट ऑफ हेल्थ को अल्टर करने की क्षमता रखती हो, वही क्यूरेटिव एकमात्र उसी में ही क्यूरेटिव पावर हो सकती है। दैट इज टू से, कहने का मतलब है इन ए पिक्यूलियर एक्साइटेशन ऑफ मॉर्बिड सिम्टम्स, एक पिक्यूलियर मतलब खास, ऐसे ही जैसे डिजीज के सिम्टम है उसके अपने विशेष रूप से जो एक्साइटेशन करती है वो स्टेट ऑफ हेल्थ में मॉर्बिड सिम्टम्स के रूप में, एंड इज लर्नड, और वो उसको जान लिया गया हो कब, विद मोस्ट डिस्टिंक्टनेस एंड प्योरिटी, एक मोस्ट डिस्टिंक्टनेस के साथ, स्पष्टता के साथ और शुद्धता के साथ जिसको टेस्ट कर लिया गया हो हेल्दी बॉडी के ऊपर, एक ऐसी मेडिसिन के माध्यम से एक दूसरी रिवॉल्यूशन पैदा करके, एक ऐसी ही रिवॉल्यूशन पैदा करके जैसी टोटलिटी थी, एकमात्र उसी के माध्यम से हम ड्रेंजमेंट ऑफ स्टेट ऑफ हेल्थ को कन्वर्ट कर सकते हैं हेल्थ में। फिर से दूसरा निष्कर्ष ये निकला। क्लियर हो रहा है ना, कोई डाउट? दूसरा निष्कर्ष ये निकला, देखो पहले तो निकला नॉलेज ऑफ डिजीज क्या है, दूसरा निकला नॉलेज ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन कौन बन सकती है। एक बार डॉक्टर दीपशिखा का मुझे स्टेटमेंट याद आ रहा है, डॉक्टर दीपशिखा ने बहुत अच्छी बात ये रखी थी कि भैया मेडिसिन वही बन सकती है इस प्लेनेट पर, इस दुनिया में, जिसमें दूसरे की हेल्थ को डिस्टर्ब करने की, अल्टर करने की क्षमता हो, वही सब्सटेंस मेडिसिन बन सकता है। याद आ रहा है दीपशिखा आपको? जी बिल्कुल। हाँ, तो अगर हम कहें कि दुनिया में दवा कौन कौन चीज बन सकती है, तो हर वो सब्सटेंस, हर वो चीज बन सकती है डॉक्टर श्रे जो हेल्दी स्टेट ऑफ मैन को अल्टर करने की क्षमता रखती हो, और जिसमें क्षमता ही नहीं है वो दवाई भी नहीं बन सकती। तो इससे हम ये उस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि इस प्लेनेट पर मेडिसिन कौन कौन सब्सटेंस हो सकता है। तीसरा निष्कर्ष है इसमें, तीसरा इन्फ्रेंस है, that according to all experience a natural disease can never be cured by medicines that possesses the power of producing in the healthy individual an alien morbid state, ब्रैकेट में करें dissimilar morbid symptoms।
डिफरिंग फ्रॉम दैट ऑफ द डिजीज टू बी क्योर्ड, ब्रैकेट में फिर करें, नेवर देयर फॉर बाई एन एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट, ब्रैकेट से बाहर करें, एंड दैट इवन इन नेचर नो क्योर एवर टेक प्लेस इन विच एन इनहेरेंट डिजीज इज रिमूव्ड, annihilated and cured by the addition of another disease dissimilar to it, be the new one ever so strong. तीसरा इन्फ्रेंस ये निकाला हैनीमैन साहब ने, तीसरा निष्कर्ष ये निकला कि जिस तमाम अनुभवों के अनुसार एक नेचुरल डिजीज कभी भी क्योर नहीं किया जा सकता उस मेडिसिन से जिसके अंदर पावर हो पैदा करने की हेल्दी इंडिविजुअल में भिन्न सेम नहीं, एलियन, अन्य, विदेशी बोलते हैं ना इसको, यानी कि दूसरी तरह की मॉर्बिड स्टेट अगर पैदा करती है, यानी कि डिसिमिलर मॉर्बिड सिम्टम्स पैदा करती हो, वो कभी भी क्योर नहीं कर सकती नेचुरल डिजीज को। और मॉर्बिड स्टेट ऐसी पैदा करती हो एलियन, जो डिफरिंग फ्रॉम दैट ऑफ द डिजीज टू बी क्योर्ड, जिस डिजीज को हमें क्योर करना है यदि उससे डिफरेंट मॉर्बिड स्टेट, एलियन मॉर्बिड स्टेट पैदा करती हो, वो कभी भी क्योर नहीं हो सकता नेचुरल डिजीज। ब्रैकेट में कह रहे नेवर देयरफॉर बाय एन एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट, और इसलिए डॉक्टर सरे कभी भी एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट से कभी भी डिजीज क्योर नहीं हो सकता। एलोपैथिक का मतलब नॉन सिमिलर, ना के पैरासीटामोल, ना के जेंटामाइसिन, नॉन सिमिलर, नॉन रिलेटेड तरीके से कभी भी क्योर नहीं कर सकते किसी डिजीज को। आगे कह रहे एंड दैट इवन इन नेचर नो क्योर एवर टेक्स प्लेस इन विच एन इनहेरेंट डिजीज इज रिमूव्ड, annihilated and cured by the addition of another disease dissimilar to it, be the new one ever so strong। और आगे बड़ी मजबूत बात कही है, नेचर में भी ऐसा कभी नहीं हो सकता कि किसी ऐसे डिजीज को रिमूव कर दिया जाए, एनिलेट कर दिया जाए, क्योर कर दिया जाए किसी दूसरे डिजीज से जो डिसिमिलर हो, ऐसा नेचर में भी नहीं हो सकता, भले ही चाहे वो आने वाला न्यू वन कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो। यदि वो डिसिमिलर हुआ डॉक्टर श्रे, तो वो नेचुरल डिजीज को चाहे वो कितना भी वीकर है उसको नहीं रिमूव क्योर कर सकता। तो तीसरा इन्फ्रेंस है डिसिमिलर डिजीज कभी भी सही नहीं कर सकते, हमें सिमिलर डिजीज पैदा करना होगा। तीसरा सर इसमें एक चीज और पूछना था आपसे। जी भाई, कि अगर ऐसा है कि नहीं, हालांकि पता नहीं ये कितना सही है कितना नहीं, हाँ, बट अगर जैसे कोई हाइपोथर्मिया का पेशेंट है, वो हाइपोथर्मिया में जा रहा है, हाँ, अगर वहां पे किसी को पैरासीटामोल दे दी जाए तो क्या वो होम्योपैथी जैसा काम करेगी या नहीं? हाइपोथर्मिया में पैरासीटामोल की तरह से, पैरासीटामोल बेसिकली हाइपोथर्मिया में लेके जाती है स्यूडोरिफिक होकर, स्यूडोरिफिक बोलते हैं पसीना लाने वाली दवा। अगर कोई पसीना आने से किसी बीमारी में जा रहा तो पैरासीटामोल करती है पसीना पैदा, तो वहां तो ये सिमिलिमम सी है जो आप कहने का भाव आपका है। हाइपोथर्मिया केवल पैरासीटामोल से अकेले ना जोड़ें, हम पूरा मोडस ऑपरेंडी ऑफ पैरासीटामोल देखें और ऐसी ही सामने नेचुरल स्टेट हो रही हो, तो अगर वहां पैरासीटामोल दोगे तो ये लॉ ऑफ सिमिलिमम पे आ जाएगी। एक बात मोटी मोटी। दूसरी बात हैनीमैन साहब कह रहे केवल इतने से ना मानने के, पहले पैरासीटामोल को प्रूव कर लो। केवल अकेले पसीना ही नहीं लाती है पैरासीटामोल, और दूसरी जो भी सिम्टम देती है किसी हेल्दी इंडिविजुअल पर, आप उसको तभी दे पाओगे। दूसरा भाव ये है। लेकिन जो आपका भाव था मैं उसको पकड़ते हुए एकदम समझ गया। बेसिकली पैरासीटामोल शरीर को ठंडा करती है, हाइपोथर्मिया करती है पसीना ला करके।
अगर आपका भाव यह है, यदि भैया सामने कोई ऐसा पेशेंट है जो खुद ठंडा हुआ पड़ा हो, पसीना आ रहा हो, और अगर हम उसे वहां पैरासीटामोल दे दें तो क्या वो लॉ ऑफ सिमिलिमम पे काम करेगी क्या? ऐसा भाव है ना आपका? तो, जी सर, जी। तो लगता तो है मोटा मोटा, लेकिन करेंगे नहीं हम। करेंगे इसलिए नहीं क्योंकि पैरासीटामोल का शरीर को ठंडा करना एकमात्र उसकी मेट्रिया मेडिका के रूप में नॉलेज नहीं है। जब तक उसे किसी हेल्दी इंडिविजुअल पर खिला करके उसके सारे सिम्टम्स जो वो पैदा करती है उसकी एक पिक्चर ना बना ली जाए, तो एक पैरासीटामोल की हम मेट्रिया मेडिका में शामिल नहीं कर सकते। जी। और हमें ना जहां तक थोड़ा सा समझ है हम वो बताते हैं कि पैरासीटामोल जो है ना वो एनएसएड्स ड्रग्स जो होती हैं उनमें आती है, मतलब नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। हाँ इनका डोसेज जो है वो अलग अलग डोसेज अलग अलग लेवल पे काम करता है। जैसे हाँ एस्पिरिन का भी यही कॉम्बिनेशन होता है, तो ये हाँ लो डोज में देते हैं तो वो हार्ट के लिए कहीं पे काम आती है, कहीं पे ये खून को पतला करती है, कहीं पे कुछ करती है, तो ये इसके बहुत सारे इफेक्ट हैं। हाँ। अब बहुत सारे हाँ, इफेक्ट एक जो एक हैं हाँ उन्हें हाँ एक सिम्टम अलग के अलग आधार डोसेज पे ना मान लें, बस सिमिलिमम। हाँ हाँ। और हम फिर ये इसका भी है एक कि इसके सिम्टम ये प्राइमरी मान लें कि ये ठंडा करती है शरीर को, एकमात्र इसके इशारे पर हम किसी ऐसे हाइपोथर्मिक पेशेंट को सीधे सीधे जाके अगर दे दिए तो दूसरी जो हाँ पिक्चर ये पैदा करती है वो उसको खतरे में ले जा सकती है डॉक्टर श्रे। हाँ। और वो हाइपोथर्मिया जैसे ज्यादा स्टेट जैसे अगर हमें जो समझ में आ रहा है प्राइमरी एक्शन में कहीं ये और ज्यादा उसके लिए प्राइमरी एक्शन के बाद डिफिकल्ट हो गया अब ऐसे और हो ज्यादा जाएगा ना बेटे, बैड अब होने के बात बाद समझो। हाँ ये हम हाँ वेरेट्रम को पढ़ते हैं डॉक्टर दीपशिखा। जी जब जी जी वेरेट्रम का डायरिया होता है तो ये शौक में चली जाती है, तो माथे पे पसीना, चेहरा पीला और बेजान हो जाता है मरीज वेरेट्रम का। हाँ 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 ये बिल्कुल इक्वल टू हाइपोथर्मिया है डॉक्टर श्रे। हाँ जी अब सर। वहां देखो, वहां वाइटल फ्लूइड निकल गया, तब ये हाइपोथर्मिया में गया, और पैरासीटामोल तो और उसका पसीना बाहर करेगी। तो अगर हम ऐसे सिमिलिमम मान के दे दिए तो मरीज खतरे में चला जाएगा। हाँ और इससे भी बाहर से बाहर हम निकल सकते हैं इस डिस्कशन से। तो भाई हम किस दवाई को देते हैं, एनिमैन साहब ने वो बताया जो वेल प्रूव्ड हो हेल्दी पर्सन पर। आप उसी ड्रग सब्सटेंस को मेडिसिन के रूप में यूज कर सकते हैं जो आपने वेल प्रूव कर लिया हो किसी हेल्दी इंडिविजुअल पर, उसके अलावा कोई सब्सटेंस ना दें। हाँ कार्डिनल प्रिंसिपल में है ये। जी 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 ये 7 जी कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथी में शामिल है कि वेल प्रूव्ड ड्रग दी जाए, जी। वेल पोटेंटाइज ड्रग दी जाए, मेडिसिन दी जाए, वेल प्रूव्ड मेडिसिन दी जाए, वेल प्रूव्ड वेल मतलब पोटेंटाइज ड्रग डायनेमाइज, एक डायनेमाइज फॉर्म दी जाए, पोटेंटाइज फॉर्म दी जाए, मिनिमम। ये अपने 7 कार्डिनल प्रिंसिपल के रूप से ही ये पैरासिटामोल साइड में हो जाएगी, क्योंकि ये हेल्दी प्रूवर पे प्रूव ही नहीं है। और वैसे उसको हमेशा तभी देते हैं जैसे फीवर वाली स्टेट में अगर हम देते हैं तो वो डाउन करती है ना टेम्परेचर। हाँ। तो हाइपोथर्मिया में तो ये और अगर प्राइमरी एक्शन में डाउन कर दिया तो वो खतरा अच्छा, ही है। और मजे की बात, वहां डाउन करती है पसीना बाहर निकाल के। हाँ अब वाइटल फ्लू अगर वेरेट्रम के डायरिया में भी हाइपोथर्मिया में है तो वहां तो पहले ही निकल गया पानी उसका, हाँ और इसने निकाल दिया, बचा कुचा इसने निकाल दिया पैरासीटामोल ने, तो वहां डबल शॉक में चला जाएगा पेशेंट। हाँ। अच्छा श्रेय भैया एक चीज पूछना चाहेंगे, क्या आप इसको डायरेक्टली देने के बारे में सोच रहे थे या पैरासीटामोल को आप सोच रहे थे कि इसको पोटेंटाइज करके तब देने के बारे में? नहीं, मैं तो जनरली इसको इफेक्ट के बारे में सोच रहा था हाँ, कि इफेक्ट के हिसाब से। हाँ हाँ जो जो जनरली देखा जाता है ना कि हाइपोथर्मिया क्रिएट करती है बुखार उतार के, यानी कि बुखार को टेम्परेचर को डाउन करती है पैरासीटामोल, तो उसी फिर तो संदर्भ में हाँ डॉक्टर श्रेन ने ये बात रखी। हाँ फिर तो ये जो हम लोगों ने डिस्कशन किया यही सही है, बिल्कुल यही है। हाँ, वेल प्रूव्ड करके दे दो, बिल्कुल। बनाई तो है इंसुलिनम, थायरोडिनम, बहुत सारी बनी तो है दवाइयां होम्योपैथिक में, विलियम बोरिक में, बशर्ते वो वेल प्रूव्ड हैं। जी देखो जी, कुछ भी बात हो, वेल प्रूव्ड मेडिसिन देने का ही विधान है, बस हाँ जी इस पे हम ध्यान रखें। तो ये था आपका थर्ड हो गया है।
तीसरा रेफरेंस हो गया, इनफ्रेंस सॉरी। फोर्थ इनफ्रेंस है, चौथा निष्कर्ष ये निकला अब तक जानने के बाद, दैट मोर ओवर ऑल एक्सपीरियंस proves that by means of medicines which have a tendency to produce in the healthy individual an artificial morbid symptoms antagonistic to the single symptom of disease sought to be cured, the cure of a long standing affection will never be affected, but merely a very transient alleviation, always followed by its aggravation, and that in a word, this antipathic and merely palliative treatment in long-standing diseases of a serious character is absolutely inefficacious. फोर्थ इन्फ्रेंस ये निकाला है नीमैन साहब ने, दैट मोर ओवर, सभी तजुर्बों से आगे जाकर के भी, इसके अलावा ऑल एक्सपीरियंस के अलावा भी ये प्रूव होता है, जितने अनुभव लिए वो तो लिए ही, इससे भी अगली बात ये है कि बाय मीन्स ऑफ मेडिसिन विच हैव ए टेंडेंसी टू प्रोड्यूस इन ए हेल्दी इंडिविजुअल एन आर्टिफिशियल मॉर्बिड सिम्टम एंटागोनिस्टिक टू द सिंगल सिम्टम ऑफ डिजीज शोड टू बी क्योर्ड, कि एक ऐसी बाय मीन्स ऑफ मेडिसिन, उस मेडिसिन के माध्यम से जिसकी टेंडेंसी पैदा करने की हो एक हेल्दी इंडिविजुअल में एक आर्टिफिशियल मॉर्बिड सिम्टम, अगर उसको हम एंटागोनिस्टिक दें उस सिंगल सिम्टम पे डिजीज के जिसको हमें क्योर करना है, उसमें हम ये पाते हैं कि द क्योर ऑफ ए लॉन्ग स्टैंडिंग अफेक्शन विल नेवर बी अफेक्टेड, ऐसा करने पर एक लॉन्ग स्टैंडिंग अफेक्शन या बीमारी जो है वो कभी भी उस पर असरदार नहीं हो सकती, उस पर कभी भी क्योर नहीं कर सकती अगर हम उसे एंटागोनिस्टिक रिलेशन में दें, बट मियरली ए वेरी ट्रांजिएंट एलिविएशन, परंतु एक बहुत हल्का फुल्का सा आराम दे देगी, और आराम देने के बाद ऑलवेज फॉलोड बाय इट्स एग्रावेशन, और उसके ट्रांजिएंट एलिविएशन के बाद हमेशा एग्रावेशन आएगा, एंड दैट इन ए वर्ड, अगर एक शब्द में कहें, दिस एंटीपैथिक एंड मियरली पैलिएटिव ट्रीटमेंट इन लॉन्ग स्टैंडिंग डिजीज ऑफ ए सीरियस कैरेक्टर इज एब्सोल्युटली इनएफिकेशियस। अगर एक शब्द में कहा जाए तो ये जो एंटीपैथिक मात्र पैलिएटिव ट्रीटमेंट जो है, खास करके लॉन्ग स्टैंडिंग डिजीज में, एक्यूट में नहीं, बात की गहराई देखो, यहाँ ये नहीं कहा इन ऑल डिजीज, यहाँ कहा खास करके लॉन्ग स्टैंडिंग डिजीज में जो सीरियस कैरेक्टर के हों, एब्सोल्युटली इनएफिकेशियस है, पूर्णतः अप्रभावी है, वहां कुछ नहीं कर सकते और ना ही हमें वहां करना है। बहुत इसका मतलब तो ये, इसमें जो सिंगल सिम्टम ऑफ डिजीज दिखा रहा है तो ये है कि किसी क्रॉनिक डिजीज में हम सिंगल सिम्टम के बेसिस पे मेडिसिन नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अगर सिर्फ सिंगल सिम्टम को समझ के मेडिसिन दे रहे हैं तो वो कभी भी वो एंटीपैथिक और पैलिएटिव की तरह काम करेगी और वो कभी भी उसको क्योर नहीं करेगी। हाँ, इसमें दो बातें आ जाएंगी डॉक्टर दीपशिखा, बहुत अच्छा पॉइंट उठाया आपने, बहुत ही सही समय पर। जो सीरियस कैरेक्टर के क्रॉनिक डिजीज है, कई बार वो वन साइडेड हो जाते हैं। हाँ जी, हाँ। वहां हम सिंगल सिम्टम को लेकर ही दवा देते हैं कई बार। हाँ। अब बात आ रही है कि रिलेशन कौन सा बनाया। हाँ। वहां भी सिंगल सिम्टम पे प्रेस्क्रिप्शन तो हो सकता है वन साइडेड में, जो मोर प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम आ रहा, लेकिन सिमिलिमम के रिलेशन पे ही देना है। वहां पर आप एंटागोनिस्टिक रिलेशन पे चाहे एक सिम्टम के पे आधार पर दो, चाहे पूरी टोटलिटी के आधार पर दो एंटागोनिस्टिक जी रिलेशन बना के, ये पूर्णतः इनएफिकेशियस रहेगा। हाँ, सिंगल सिम्टम पे देना एकमात्र, ये पैलिएटिव या एंटागोनिस्टिक की कैटेगरी में तब तक नहीं आएगा यदि आपने उसका रिलेशन, वहां उस सिम्टम का रिलेशन मेडिसिन के रिलेशन से एंटागोनिस्टिक ना चुन लिया हो।
समझ रहे हो दीपशिका? जी जी जी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। इसलिए एक बार पहले बात आई थी, हाँ आपको याद आ रहा होगा, इसी बात पे हम लोगों के बीच में डिस्कशन हुआ था कि पैलिएशन जो है एक होम्योपैथिक मेडिसिन के द्वारा सिंगल सिम्टम के उसमें भी दिया जा सकता है, और सिंगल सिम्टम पे सिमिलिमम भी दिया जा सकता है। हाँ सिंगल जी सिम्टम पे सिमिलिमम भी दिया जा सकता है वन साइडेड डिजीज में, हाँ जहां पे टोटलिटी नहीं बनी। हाँ अब वहां ये बताया है नीमैन साहब ने कि अगर वन साइडेड डिजीज है जहां टोटलिटी नहीं बन रही, डॉक्टर सर कोई एक प्रोमिनेंट सिम्टम नजर आ रहा है, तो आप उसे लेके, आपकी मजबूरी कह लो या वहां जरूरत कह लो, आप उसी को लेके आगे बढ़ो। वहां जब आप उसको दे दोगे तो जब नेक्स्ट फॉलो अप आएगा तो वहां फिर मोर देन वन PQRS या करेक्टरिस्टिक निकल के आ जाएंगे। अब तो आपकी धीरे धीरे टोटलिटी पूरी सी होने लगती है, वन साइडेडनेस की जगह वो एक एज ए होल डिजीज पिक्चर की तरफ बढ़ने लगता है। और कई बार ऐसा होता है कि अगर वो PQRS ऐसा निकल गया सिंगल सिम्टम के वो उसका मेन सिम्टम ऑफ होल डिजीज हुआ, तो वो क्योर की तरफ भी ले जा सकता है। डॉक्टर दीपशिका जी। बॉस, मुझको एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछना है। जी। जैसे जब भी हम लोग कभी कभी सिंगल सिम्टम्स का मेडिसिन देते हैं ना, तो हाँ। पेशेंट जब नेक्स्ट में आता है तो कुछ सिम्टम्स ऐसे लेके आता है, तो समटाइम्स वो कंफ्यूजिंग ये होता है कि मेडिसिन के सिम्टम्स प्रूव कर रहा है या इसके खुद के सिम्टम्स, वो कैसे हम लोग फिर से बोलो। जैसे कभी हम लोग कुछ सिंगल सिम्टम्स के बेसिस पे जो भी प्रेजेंट प्रीडोमिनेंट सिम्टम होता है उसके बेसिस पे मेडिसिन दे देते हैं, ठीक है। हाँ। जब नेक्स्ट फॉलोअप में पेशेंट आता है ना, तो वो कुछ अपनी पर्सनालिटी में, बिहेवियर में या डिजीज लेवल पे भी कुछ ऐसे सिम्टम्स शो कर रहा होता है, तो वहाँ पे ये समझ में नहीं आता कि पेशेंट के हिडन सिम्टम्स के जो बाहर आ रहे हैं या मेडिसिन के सिम्टम है जो पेशेंट शो कर रहा है। वहां हमें दो बातों का ध्यान रखना है बेटा। जी। अगर आपने मेडिसिन की दे दी लार्ज डोज, तो एक बात समझ के चलेंगे, और यदि आपकी मेडिसिन की डोज स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्मॉल डोज दी है, और तब पिक्चर चेंज होके आ रही है, तो ये पता करो कि आपको ये पहले कभी होता था क्या। आपको ये पहले कभी हिस्ट्री में डिजीज के होता था क्या जो अब आए हैं? समझ रहे हो बात को डॉक्टर प्रीति जी? तो यहाँ हमें ध्यान रखना है कि यहाँ हमारी मेडिसिन यदि लार्ज डोज है तो वो एसेसरी सिम्टम भी आ सकते हैं मेडिसिन के लार्ज डोज की वजह से, और यदि आपकी स्मॉलेस्ट डोज है, मिनिमम डोज दिया और तब पिक्चर चेंज होकर के नए सिम्टम आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है और ज्यादा चांस ये है कि पुरानी डिजीज की पिक्चर क्लियर हो रही है अब उसके। बस एक बात सुनो बेटा, अभी दूसरी बात ये हो गई कि यहाँ पे उससे पूछो कि आपके पहले कभी ये दिक्कत हुआ करती थी क्या, तो वो कहेगा हाँ साहब होती थी, तो इसका मतलब आपका केस रिकवरी की तरफ को चल दिया। अब यदि वो सिम्टम तो थोड़ा कम हो गया और दूसरे सिम्टम्स पिक्चर लेकर आ रहा है, वो कभी पहले हुआ नहीं करते थे, तो फिर यहाँ जो आपकी मेडिसिन है ना, वो मेडिसिन आपकी पार्शियली तो थी वैसे भी सिंगल सिम्टम पे, और अभी आपका डिजीज ये क्योर की तरफ नहीं जा रहा है। आप फिर एक नई टोटलिटी बनाओ यहाँ उन सिम्टम को लेकर के जो नवे हैं, और जो बच रहा है वो मेन अगर वो है वो, तो यहाँ दूसरी मेडिसिन दो। बस एक्चुअली मतलब ये मैं प्रैक्टिकल इस वक्त केस के प्रॉब्लम से ये बात पूछ रही हूँ। हाँ। कुछ जो मेंटल केस रिलेटेड केस होते हैं या कुछ ऐसा डिजीज के सिम्टम्स तो पेशेंट बता सकता है कि हाँ मेरे को ये प्रॉब्लम कभी होता है, लेकिन बिहेवियर या पर्सनालिटी से रिलेटेड चीजें आप बताओ ना, आप नहीं एग्जाम्पल बताओ, फिर एग्जाम्पल पे ही बात करेंगे। एग्जाम्पल बताओ, जैसे कि सपोज एक पेशेंट है, ठीक है। अभी वो पेशेंट को उनका लाफिंग बहुत इंक्रीज हो गया, ठीक है। लाफिंग कॉलेज गोइंग गर्ल जो है वो थोड़ा सा ज्यादा लाफ करे तो थोड़ा सा ये अच्छा नहीं लगेगा ना, किसी भी सीरियस बातों पे हंसी आ रही हो। हाँ। तो अभी मैंने उसको पूछा कि पहले तुमको ये प्रॉब्लम होती थी, बोली मुझे नहीं होती थी। नहीं, आपके पास जिस दिन वो आई थी, जिस दिन आया पेशेंट, उस दिन क्या लेकर आया पहले तो ये बताओ।
अरे वो ओवरऑल वाइवेशियस कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। ओके उसको एक माइग्रेन का प्रॉब्लम है, ठीक है। माइग्रेन में वो बेटर कर रही है, अदरवाइज बस सारे कंप्लेंट्स भी उसको बेटर कर रहा है, पीरियड वगैरह का प्रॉब्लम है। बट मैंने पूछा और जैसे होम्योपैथ पूछते हैं और वाला बात, तो वो बोले कि एक जनरल कैजुअल वे में उसने बताया कि हाँ मेरे को आजकल हंसी बहुत ज्यादा आती है। तो मुझे ये लगा ये जैसे कभी कभी होता है ना कि हम लोग के अंदर भी बहुत कुछ छिपा होता है, टिप ऑफ आइसबर्ग वाले को। तो कहीं ऐसा ही तो नहीं था कि इसके अंदर ही था ये निकल रहा है, या फिर मेडिसिन ही गलत है निकल रही है, ये अब देखो, आप ही के केस के हिसाब से हम बात करें, आपने सबसे पहले शब्द बोला वो वाइवेशियस थी। हाँ वाइवेशियस बच्चा माइग्रेन में चला गया। जब माइग्रेन हटेगा तो उसकी वाइवेसिटी एक बार को बोन्स मारेगी। तो वाइवेशियस होना अच्छा अरे अलग बात बात तो सुन लो बेटा, बात तो सुनो। हाँ अब चूंकि वाइवेशियस था पहले से, वाइवेशियस मतलब हंसने वाला, बोलने वाला, जिंदा दिल था। कुछ रहने वाला। अब वो माइग्रेन की वजह से पजल में फंस गया। अब जब माइग्रेन हटेगा तो उसका ओरिजिनल कैरेक्टर एकदम प्रपोर्शन में नहीं आएगा। हो सकता है वो बाउंस मारे पहले, अगर उसकी वाइवेसिटी पहले से थोड़ी ज्यादा हो गई है अभी, तो तुरंत के तुरंत उसको गलत ना समझें। अब आने वाले समय में, अगले हफ्ते 2 हफ्ते के बाद, उसकी वो जो वाइवेसिटी एग्जैजरेट हो गई थी लाफिंग के रूप में, वो नॉर्मल हो जानी चाहिए अगर आपकी मेडिसिन ठीक है, एक बात। और यदि उसकी वो लाफिंग मेनिया में जा रही है, उसकी लाफिंग या आने वाला करैक्टर ऐसा है जो कि अनकॉमन सा होता जा रहा, तो इसका मतलब ये है कि वो डिजीज जो है और ज्यादा मेंटल प्लेन की तरफ को शिफ्ट कर गया। हमें वहां ये देखना है बेटा, बारीक है, वहां बारीक नजर रखनी है कि यदि वाइवेशियस है, पहले से था, और वो फिर डिप्रेशन में चला गया, माइग्रेन में चला गया, और आपकी मेडिसिन से जब वो ट्रीट होएगा तो वो ट्रीट होने के बाद उसकी जो नेचुरल क्वालिटी है वो हल्की सी बढ़ी हुई हो सकती है, क्योंकि वो स्प्रिंग के ऊपर से एक वजन हटा है। जब स्प्रिंग पे से वजन हटता है तो वो पहले से भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंस मारती है ना दीपशिखा? जी 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 बॉस। तो लेकिन इस पर हम ये ध्यान रखें कि वो अनकॉमन ना हो रही हो वो आने वाली करेक्ट, या उसमें पहले नहीं था ये चीज और अब हो गई है तो अनकॉमन है। मैं आपको बताता हूं, अभी मेरी दीदी के ससुर 7-8 साल पहली बात है डॉक्टर प्रीति जी, वो बीमार हुए, हॉस्पिटलाइज हुए। वो बाय नेचर बहुत ही सीरियस पर्सनैलिटी थे बच्चों के लिए। परिवार में उनको ये था कि पापा आ गए तो बच्चे वहां से निकल के दूसरी जगह बैठ जाते थे जाके। ऐसी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी थी कि उनके 4-5 लड़के हैं। वो अक्सर बोलते हैं कि अगर पिताजी घर आते थे तो हम घेर में चले जाते थे, और पिताजी घेर में चले आते थे तो हम घर आ जाते थे, यानी कि डरते थे उनसे। तो वो जब बीमार हुए डॉक्टर प्रीति जी, हॉस्पिटलाइज हुए, वेंटिलेटर पे चले गए, तो वो वापस वहां से आ गए ठीक होके हॉस्पिटल से। अब उनमें क्या देखा, 10-15 दिन बाद में जीजा जी ने बताया कि यार इनमें का अजीब बहुत बढ़िया बदलाव आया। मैं क्या आया? कह रही है हर आदमी से आप कह के बात कर रहे हैं, बच्चों से भी, हमसे भी। आपने खाना खा लिया, आप वहां नहीं गए। ये उस पर्सनैलिटी के लिए अनकॉमन था डॉक्टर प्रीति जी, नॉट नॉर्मल। और फिर पता चला कि 3-1 हफ्ते बाद वो सडनली चले गए एक हेल्दी स्टेट में, एकदम प्लीजिंग वे में थे, और वो ऑल ऑफ द सडन एक रात को पता चला कि वो पापा नहीं रहे। अब हम यहाँ उस आप कहने को उनके लिए नॉर्मल नहीं मान सकते। तो यहाँ कुछ ना कुछ अंदर अंदर उनको वो नहीं ठीक हो रहे थे वेंटिलेटर से हटकाने के बाद भी, है ना दीपशिखा? जी 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 जी। तो हमें इन चीजों को ऐसे देखना भाई। प्रीति जी आपको शायद क्लियर हो गया होगा अब। बस बहुत मतलब एक्चुअली बात आपने जो कही वो क्लियर हो गई। हाँ। लेकिन एट द टाइम पेशेंट के ऊपर ये चीज समझना और सोचना थोड़ा सा प्रतीति, हाँ प्रतीति, पता है इसका एक उपाय है ना कि थोड़ा सा वेट करो,
एक दो विजिट और देखो कि इसकी लाफिंग में क्या चेंज आता है, हाँ कि बढ़ रही है, कम हो रही है। एक्चुअली ये भी एक बात है ना कि देखो हाँ वाइवेशियस होना जो होता है वो एक अलग चीज होती है, फुल ऑफ हाँ लाइफ। लेकिन हाँ हाँ अब लाफिंग ओवर द सीरियस मैटर वाली बात हो जाए कि टीचर डांट रही है, हाँ आपको हंसी आ लाफिंग रही ओवर है, द सीरियस आप मैटर तो किसी अब किसी नॉर्मल ही है। मजाक बना रहे अरे आप ये अब तो बोलो बिल्कुल ना, पूरी हाँ बात बोलोगे तभी तो पूरा जवाब देंगे। अब एक हाँ कंडीशन ऐसी होती है कि जहाँ कोई किसी की डेथ हो गई वहां मुझे हंसी आ रही है, और किसी की शादी हो रही है वहां मुझे रोना आ रहा है। मेरे पास आया मरीज ऐसे डॉक्टर प्रीति जी, जी हाँ मुझे हाँ मेरे मरीज ने बताया दीपशिखा जी कि डॉक्टर साहब बड़ी अजीब सी स्थिति है, किसी के यहाँ बहुत खुशी का माहौल है तो वहां मेरा आंसू आते हैं, वहां मुझे रोना आता है, और किसी के यहाँ डेथ हो जाती है तो वहां मेरी हंसी छूटती है। तो ये तो बिल्कुल एबनॉर्मल हो गया, ये तो चला गया वो उसमें न्यूरोट्रांसमीटर गड़बड़ हो गए इसके, ये सप्रेस हो गया केस। हाँ जी हाँ जी तो मैं बताया ना, जैसी बातें करोगे वैसे ही जवाब मिलेगा। अगर आपकी वाइवेसिटी वापस लौट रही है और वो मात्र हंस रही है, अब आपने कहा कि सीरियस मैटर पे, सीरियस मैटर अब वर्ड बोला आपने। हाँ, अब जैसे कोई डांट है उस पे हंसी आने पे तो अब देखो वापस बात सामने वाले आपकी को समझ में आ लाइक गई है, अब आपके समझ में आ गई है। अब छोटी बातों में शायद इसको लेके जाओगे तो बहुत सारी बातें हो सकती हैं। छोटी सी डांट पे हंस रहा है, कैसे अभी तय कर लेंगे? किसी की मौत पे हंस रहा है तो कैसे तय नहीं करेंगे? तो आप थोड़ा सा इसको उसी तरह से समझ लो जो डॉक्टर दीपशिखा ने बताया या मैं बता रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है आपको 100% क्लियर भी हो गई है ये, है ना? तो आप शब्दों के जाल में मत घुसो, आप सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर लो बेटा। अगर पहले 2-3 एग्जांपल बड़े अच्छे आ गए, वो मेरे मौसा जी के रूप में भी डॉक्टर दीपशिखा ने कहा कि आप इंतजार कर लो। फिर आपने कहा कि नहीं नहीं वो तो सीरियस मैटर पे हंस रहा था। तो फिर तीसरा वर्जन आ गया कि अगर किसी की डेथ पे हंसी आ रही है और किसी की खुशी पे रोना आ रहा है तो उसके तो न्यूरोट्रांसमीटर गए, उसका तो वो डिसीजन मेकिंग क्षमता चली गई जो तय करती है इस सिचुएशन में। बेसल गैंग्लिया चला गया एक तरह से। जी हाँ तो ये सब चीजें हैं अपनी जगह, और इनको अकॉर्डिंगली हम जजमेंट लेंगे, ना कि एक वक्तव्य कहने से मेरे या दीपशिखा के या आपके ऐसे तय नहीं होगा। ये पूरा का पूरा केस को आप एनालाइज करिए और वहां ये करिए कि मेरा केस सप्रेस हो रहा है या नॉर्मल हो रहा है ना भाई? ये भी आप ये भी क्वेश्चन कर सकते हो ना कि इस लाफिंग की वजह से क्या कभी ट्रबल में पड़े हो, किसी ने डांटा, या कभी ऐसा होता है ना एक ऑकवर्ड सिचुएशन आपने क्रिएट करी है, तो ये भी हो सकता है। क्योंकि जैसे छोटी मोटी डांट है, जैसे कई बार ऐसा होता है मम्मी लोग डांट रही होती है तो बच्चे थोड़ा सा वो करके अरे मम्मी नहीं रहे, तो वो वाला इग्नोर कर रहे हैं, या सच में बहुत सीरियस डांट पड़ रही है तब हंस रहे हैं। तो इसका बस सिंपल है ना, 1-2 विजिट और वेट करके हाँ, देखो कि सबसे किधर अच्छी जा रहा यही है। स्टेटमेंट था जो डॉक्टर दीपशिखा आपने कहा कि यहाँ उसका वेट करो 1-2 हफ्ता 3 हफ्ता, और अगर ये सिम्टम आने वाला उसका इतना एबनॉर्मल हो रहा है, मेनिया की तरफ बढ़ रहा है, तो आप जान लो कि मेडिसिन तो सही है ही नहीं बिल्कुल। हाँ ठीक है ना? चले आगे, लास्ट का एक इन्फ्रेंस रह रहा है ये। जी कहाँ रुके थे हम? ये बस 10 हाउ करना। अच्छा, 5वां है, यहाँ तक हो गया था वो। ये कभी भी उसको एब्सोल्युटली इनएफिकेशियस रहेगी सीरियस करैक्टर के डिजीज में। 5वां इन्फ्रेंस है दैट हाउएवर द थर्ड एंड ओनली अदर पॉसिबल मोड ऑफ ट्रीटमेंट, ब्रैकेट में कह रहे हैं द होम्योपैथिक, in which there is employed for the totality of the symptoms of a natural disease a medicine capable of producing the most similar symptom possible in the healthy individual given in a suitable dose is the only efficacious remedial method whereby diseases which are purely dynamic deranging irritations of the vital force are overpowered and being thus easily, perfectly and permanently extinguished must necessarily cease to exist. 5th इन्फ्रेंस बहुत खूबसूरत दिया। फिर ये कह रहे हैं अगला एक निष्कर्ष हमारा ये निकला, हालांकि तीसरा और केवल संभव मोड ऑफ ट्रीटमेंट, संभव पॉसिबल ट्रीटमेंट वो होम्योपैथिक है। पहले दो कौन कौन से हैं? एंटीपैथी और एलोपैथी।
उन दो को छोड़ के तीसरा हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि तीसरा केवल और केवल जो संभव है होना मोड ऑफ ट्रीटमेंट ब्रैकेट में कह रहे जो होम्योपैथिक के रूप में है, ये है तीसरा, इन विच देयर इज एम्प्लॉयड फॉर द टोटलिटी ऑफ द सिम्टम्स ऑफ ए नेचुरल डिजीज ए मेडिसिन कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग द मोस्ट सिमिलर सिम्टम्स पॉसिबल इन द हेल्दी इंडिविजुअल। जिस मोड ऑफ ट्रीटमेंट के दौरान हम एम्प्लॉय करते हैं टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स को आधार बना करके नेचुरल डिजीज की एक ऐसी मेडिसिन जो जिसमें क्षमता होती है बिल्कुल सिमिलर सिम्टम पैदा करने की किसी हेल्दी इंडिविजुअल में, और वो भी वो देते हैं, और वो भी कैसे देते हैं, गिवन इन सुटेबल डोज। डॉक्टर प्रीति जी, एक सुटेबल डोज में दी जाती है जहां पर इज द ओनली एफिकेशियस रेमेडियल मेथड वेयर बाय डिजीजेज विच आर प्योरली डायनेमिक। ये एकमात्र एक प्रभावी रेमेडियल तरीका है जिसके द्वारा डिजीज को, कौन से डिजीज को खास करके, विच आर प्योरली डायनेमिक ड्रेंजिंग इरिटेशन ऑफ द वाइटल फोर्स, जो डिजीज प्योरली डायनेमिक हो, डायनेमिक ड्रेंजिंग इरिटेशन ऑफ द वाइटल फोर्स हो, उस डिजीज पे अप्लाई करके ये उसको कर लेती है, और ओवरपावर्ड, उसे ओवरपावर्ड कर लेती है, एंड बीइंग दस इजीली परफेक्टली एंड परमानेंटली एक्सटिंग्विश, और फिर इस तरह से ये बड़ी आसानी से, पूर्ण रूप से, परफेक्ट तरीके से और पूर्ण रूप से एक्सटिंग्विश कर देती है वहां से। मस्ट नेसेसरीली सीज टू एग्जिस्ट, और अनिवार्य रूप से ये उसको उसका एग्जिस्टेंस वहां पर थाम देती है, रोक देती है। तीसरा मोड ऑफ ट्रीटमेंट ये है, दस is brought about by means of the stronger similar deranging irritation of the homeopathic medicine in the sensation of the life principle। और इस तरह से ये कैसे घटता है, कैसे होता है, एक स्ट्रोंगर सिमिलर ड्रेंजिंग इरिटेशन पैदा करके होम्योपैथिक मेडिसिन से, कहां पर, सेंसेशन ऑफ द लाइफ प्रिंसिपल में, सेंसेशन ऑफ द लाइफ प्रिंसिपल के ऊपर जाकर के एक स्ट्रोंगर सिमिलर ड्रेंजिंग इरिटेशन पैदा करके होम्योपैथिक मेडिसिन के द्वारा ऐसा होता है, ऐसा किया जाता है। फॉर दिस मोड ऑफ प्रोसीजर वी हैव द एग्जांपल ऑफ अनफेटर्ड नेचर हर्सेल्फ, व्हेन टू एन ओल्ड डिजीज देयर इज एडेड ए न्यू वन सिमिलर टू द फर्स्ट, whereby the new one is rapidly and forever annihilated and cured। इसका हम एग्जाम्पल, इस प्रोसीजर का तरीका हम देख सकते हैं एग्जाम्पल लेकर के। अनफेटर्ड का मतलब, अनफेटर्ड का मतलब था अनबाउंड और फ्री, अनरेस्ट्रिक्टेड जो नेचर है खुद, जो स्वतः ऑटोमेटिक है। अनफेटर्ड का मतलब देखना बेटा, जो त्रुटि रहित है, शायद ऐसा कुछ आएगा, है ना। निरंकुश, अच्छा, निरंकुश, निरंकुश, निरंकुश जो अपने अनुसार काम करती है, उस नेचर में भी हम देख सकते हैं इसका एग्जाम्पल। उसका यहाँ वो दे रहे हैं, एविडेंस दे रहे हैं एनिमल साहब का ऐसा होता हुआ, जो कि आप नेचर में भी देख सकते हो। जो निरंकुश है, जिसपे कोई अंकुश नहीं है, जो स्वतः स्वतंत्र है काम करने के लिए, वहां जैसा कि हम एग्जाम्पल देखते हैं कि एक ओल्ड डिजीज जो है, जब वहां पर न्यू वन सिमिलर ऐड होता है करके, तो जो पहले वाला है, जो न्यू वन है सिमिलर टू द फर्स्ट, पहले वाले से जब जाकर जुड़ता है, वेयर बाय द न्यू वन इज रैपिडली एंड फॉर एवर एनिलेटेड एंड क्योर्ड। तो ये जो न्यू वन है, इसके द्वारा वो ओल्ड वन रैपिडली और फॉर एवर के लिए एनिलेट और क्योर हो जाता है। ऐसा हम नेचर में भी देखते आए हैं, या इसका देखने को सबूत मिलता है नेचर में। तो अपने सारी मॉडस ऑपरेंडी का सबूत या विटनेस बना दिया हेनीमैन साहब ने एक नेचर में होते हुए क्योर को, है जी। तो हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं, जितना हमने पढ़ा है उसके हिसाब से अब तक, ठीक है। तो यहीं रुकेंगे। कोई क्वेरी है किसी की? ओके, चलो खैर 71 हालांकि इसी से जुड़ा हुआ था, लेकिन बाद में कर लेंगे। अब ये इनको 3 पॉइंट में बांट देंगे पूरे होम्योपैथिक थेरेप्यूटिक साइंस को। ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है ना,
हाँ जी 71 में ये 3 कैटेगराइजेशन कर देंगे अब इसका। तो इसे 71 को नेक्स्ट उसमें करेंगे डिस्कशन में। किसी की कोई क्वेरी हो तो आप बात करें। सब कुछ क्लियर है? जी बॉस। चलो ठीक है भाई, सबको नमस्ते, सबको राम राम, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते बॉस, नमस्ते बॉस। राम राम भाई, राम 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 सभी को। राम राम राम।